हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियाँ किसी भी निबंधात्मक उत्तर में एक प्रस्तावना तैयार की जाती है, एक सामान्य परिचय तैयार किया जाता है। ये टॉपिक 10वीं सामाजिक विज्ञान और 12वीं राजनीति विज्ञान का एक कॉमन टॉपिक है, जिसमें आपने मुझसे निबंधात्मक क्वेश्चन पढ़ते हुए संघीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद का संगठन, संसद की संरचना, संघीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद की शक्तियाँ, कार्य अधिकार, तत्पश्चात संघीय कार्यपालिका में आपने राष्ट्रपति पद का संगठन, राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस, तत्पश्चात राष्ट्रपति के अधिकार, शक्तियाँ, कार्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो तरह की हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों में आपने कार्यपालिकाई शक्तियाँ, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, उपाधियाँ प्रदान करने संबंधी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, क्षमादान संबंधी शक्तियाँ पढ़ी। अब दूसरे प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वह है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं उनको प्रमुख रूप से संविधान निर्माताओं ने 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, राष्ट्रीय आपात। नंबर 2, संवैधानिक आपात। नंबर 3, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को 3 अनुच्छेदों में विभाजित किया है। अनुच्छेद याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात जो है वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। 352 में यदि 4 जोड़ा जाए तो अनुच्छेद 356 तैयार होता है। 356 में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो अनुच्छेद 360 तैयार हो जाता है। 52, 56, 60, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात, जैसा कि आप जानते हैं, जब बाह्य आक्रमण, युद्ध जैसी स्थिति
आंतरिक सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाए और राष्ट्रपति को इस बात का एहसास हो जाए तो राष्ट्रपति देश के शासन के समस्त अधिकारों को अपने हाथ में लेकर शासन संचालन करने लगता है, इमरजेंसी की घोषणा कर देता है, राष्ट्रीय आपात लागू कर देता है। तो राष्ट्रीय आपात से तात्पर्य हुआ कि जब युद्ध जैसी स्थिति बाह्य आक्रमण, कोई दुश्मन देश आक्रमण कर दे या देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगे या युद्ध की संभावना हो जाए, युद्ध की संभावना या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह मतलब जब देश की जनता आपस में ही कटने मरने लग जाए, गदर मच जाए, मारकाट मच जाए, तो ऐसी स्थिति में भी भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है, देश में इमरजेंसी पीरियड एक्टिवेट कर सकता है, लागू कर सकता है। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने चापलूस राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति महामहिम होते हैं, पूजनीय होते हैं, हमारे परिवार रूपी देश के मुखिया होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, आदरणीय होते हैं, माननीय होते हैं, महामहिम होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन मैंने यहाँ चापलूस शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा विद्वानों ने किताबों में भी लिख रखा है, क्योंकि चापलूस शब्द जब आता है जब किसी पर व्यंग किया जाता है, किसी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया हो, अपने संवैधानिक तौर तरीकों को भुला दिया हो, तब उस व्यक्ति के लिए, उस पदाधिकारी के लिए ऐसा शब्द यूज में लिया जाता है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में था, जिस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए फखरुद्दीन अली अहमद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनसे अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करवाया था, जिससे राष्ट्रपति पद की गरिमा को काफी ठेस पहुंची थी। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह का बहाना बना करके, अंदरूनी गड़बड़ी का बहाना बना करके डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने से अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया था। हुआ यह था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो रायबरेली से लोकसभा की प्रत्याशी थी, उन्हीं के विरोध में जेपी यानी कि जयप्रकाश नाम से दूसरे प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में थे। तो वहां से हालांकि जीत श्रीमती इंदिरा गांधी की ही हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव पीरियड के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था, संविधान के नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन किया था, सरकारी बिल्डिंग को कार्यालय बनाया था, सरकारी वाहन से चुनाव प्रचार किया था, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को अपने हित में यूज में लिया था, जिसके सबूत ढेर सारे जेपी के पास, जयप्रकाश के पास थे। तो जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा रिट दायर किया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, कई वर्षों बाद वो फैसला आया था, तब फैसला श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का, चुनाव की जो नियमावली होती है, आचार संहिता होती है, उसका भरपूर दुरुपयोग किया था, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्सी जाने वाली थी।
उसका पद जाने वाला था, उसका मान सम्मान जाने वाला था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 का प्रयोग करवा करके देश में राष्ट्रीय आपात लागू कराया था। ये घटना 1975 की है, जिस घटना ने पूरे देश में इंदिरा गांधी को एक तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की उस दौरान हत्या की थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करवाया था। तो यहाँ मुझे आपको ये ज्ञान बड़ी कक्षाओं के लिए देना था। बड़े कंपटीशन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि हमारे देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रीय आपात के रूप में होता है। तब होता है जब युद्ध जैसी स्थिति हो, युद्ध की संभावना हो, या युद्ध प्रारंभ हो गया हो, या पड़ोसी देश ने या किसी भी दुनिया के दुश्मन देश ने देश पर आक्रमण कर दिया हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। देश की जनता हथियार लेकर के क्रांति के लिए सड़क पर आंदोलन के रूप में उतर कर आ गई हो और राष्ट्रपति को इन बातों का एहसास हो जाए, तो वो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपात की घोषणा करके देश के शासन के समस्त अधिकारों को अपने हाथ में ले सकता है। ये राष्ट्रपति का पहला संकटकालीन अधिकार था, पहला संकटकालीन आपातकालीन शक्ति थी। दूसरा आता है अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपात। यहाँ राष्ट्रीय आपात का मतलब पूरे देश पर आपात था। यहाँ संवैधानिक आपात का मतलब जब देश के संविधान पर संकट आ जाए, आपात आ जाए। तो देश के संविधान पर संकट कब आता है? जब किसी राज्य विशेष का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री संविधान के नियमों के तहत, संविधान के कायदे कानूनों के तहत राज्य का शासन संचालन करने में असक्षम हो जाए, जब वो संविधान के अनुसार शासन नहीं चला पाए, जब आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी नहीं रहे। आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी का मतलब है कि बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, स्कूल से जब छुट्टी होती है तो घर तक पहुंचने में उनको कोई परेशानी नहीं होती, रास्ते में ऐसा कोई डर भय नहीं होता कि हमें कोई लूटेगा, कोई मारेगा, कोई कुछ कहेगा, छीना झपटी करेगा, या हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा है। तो वो तो है क्या सामान्य काल। लेकिन जब आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी खत्म हो जाए, कहीं भी किसी भी आदमी को लूटा खसोटा जाए, इज्जत लूटी जाए, छेड़छाड़ की जाए, आम आदमी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहे, तो उसको कहते हैं संवैधानिक तंत्र विफल हो जाना। यानी संविधान के अनुकूल शासन संचालन नहीं हो सके किसी राज्य विशेष का। यानी जब किसी राज्य विशेष का मुख्यमंत्री संविधान के अनुकूल शासन चलाने में असक्षम हो जाए, असमर्थ हो जाए, और भारत के राष्ट्रपति को इस बात की सूचना उस राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित रूप से दी जाए, तो उस राज्य में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लागू करके संवैधानिक आपात की घोषणा कर देता है और उस राज्य के शासन के समस्त अधिकारों को अपने हाथ में ले लेता है, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य विशेष में क्या लग सकता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के दौरान शासन की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में। लेकिन राष्ट्रपति का एजेंट कौन है राज्य में? प्रतिरूप कौन है? उसकी छाया प्रति कौन है? उस राज्य का राज्यपाल। तो राष्ट्रपति तो रहेगा दिल्ली में, लेकिन उस राज्य का शासन संचालन कौन चलाएगा? कौन करेगा शासन संचालन? उस राज्य का राज्यपाल। लेकिन किसके नाम से शासन चलाएगा? राष्ट्रपति के नाम से। इसलिए ऐसे शासन को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी राज्य विशेष का राज्यपाल जब वास्तविक संप्रभु बनने की इच्छा मन में ठान लेता है, तो वो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी कर बैठता है। इसलिए हमारे देश में संवैधानिक आपात की घोषणा, अनुच्छेद 356 की घोषणा 100 से भी अधिक बार हो चुकी है। इससे कई बार केंद्र और राज्यों के संबंधों में विवाद भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राज्यपाल जो एक सम्मानित पद है,
राज्यपाल भी महामहिम है। जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है उन कामों को राज्य में राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल भी महामहिम है, सम्मानित है, आदरणीय है, किसी भी राज्य के प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक अध्यक्ष हैं। लेकिन कभी कभार क्या करता है राज्यपाल, लोभ के वशीभूत होकर के वास्तविक संप्रभु बनने की इच्छा से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी कर बैठता है। वो वास्तविक संप्रभु शासन के वास्तविक अधिकारों को अपने हाथ में लेने की इच्छा से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की सूचना दे करके वास्तविक संप्रभु बन बैठता है। इसलिए कभी कभार राज्यपाल का जो पद है वो विवादों के घेरे में भी आ जाता है। अनुच्छेद 356 जो है वो केंद्र और राज्यों के संबंधों में विवाद उत्पन्न करने वाली एक कड़ी बन जाता है। तो अनुच्छेद 356 जो संवैधानिक आपात था, जब किसी राज्य विशेष का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और वहां का राज्यपाल इस बात की लिखित सूचना यदि राष्ट्रपति को दे, तो राष्ट्रपति उस राज्य विशेष के शासन के समस्त अधिकारों को अपने हाथ में ले लेता है और राष्ट्रपति के नाम से उस राज्य का शासन संचालन राज्यपाल करने लगता है। ऐसे शासन को राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुच्छेद 356 केंद्र और राज्यों के संबंधों में विवाद का एक प्रमुख कारण भी है। अंतिम है 360 वित्तीय आपात, यानी जब देश की साख खतरे में पड़ जाए, जब देश की साख खतरे में पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए। साख से तात्पर्य लेन देन का व्यवहार। किसी भी विकासशील देश को अपना विकास अग्रसर करने के लिए लेन देन, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुकाना भी पड़ता है। भारत विकासशील देश है, भारत तीसरी दुनिया का देश है, भारत ऑन प्रोग्रेस देश है, भारत एक अल्प विकसित देश है। तो भारत को अपना विकास पूर्ण करने के लिए, अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज आप किसी से ले रहे हो तो उसका करार भी करना पड़ता है, आप ये कर्ज कब तक लौटा देंगे, और उस करार वाली अवधि पर, निश्चित अवधि पर यदि आप कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी साख खतरे में है, आपका लेन देन का व्यवहार गड़बड़ है, आपको दोबारा से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं भी मिलेगा। तो जब देश की साख खतरे में पड़ जाए, देश का लेन देन का व्यवहार ज्यादा गड़बड़ा जाए, देश में भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, देश में आर्थिक तंगी तांडव नृत्य करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति को साख खतरे में पड़ना कहा जाता है। और जब देश की साख खतरे में पड़ जाए, इस बात का एहसास भारत के राष्ट्रपति को हो जाए, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके देश के समस्त वित्तीय स्रोतों को, देश के समस्त आर्थिक स्रोतों को अपने हाथ में ले लेता है, जिसको वित्तीय आपात के नाम से जाना जाता है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि भारत की आज तक साख खतरे में नहीं पड़ी है। तो यहाँ एक नया क्वेश्चन तैयार होता है जो बड़े कंपटीशनों में कई बार पूछ लिया गया है कि भारत का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग आज तक एक भी बार नहीं हुआ है। तो वह अनुच्छेद है 360। इसका मतलब है कि आज तक हमारी साख खतरे में नहीं पड़ी है, लेन देन का व्यवहार भारत का नहीं गड़बड़ाया है, जिससे लिया है उसका समय से दिया है। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की घोषणा करता है। वित्तीय आपात से तात्पर्य जब देश की साख खतरे में पड़ जाए और इस बात का एहसास भारत के राष्ट्रपति को हो जाए, तो वह देश के समस्त वित्तीय स्रोतों को अपने हाथ में ले लेता है, जिसे वित्तीय आपात के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज तक भारत में
वित्तीय आपात की घोषणा एक भी बार नहीं हुई है। अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक एक भी बार नहीं हुआ है। ये बड़े आदरणीय, बड़े सम्मान की बात है कि देश की साख आज तक कभी भी खतरे में नहीं पड़ी है। धन्यवाद।